चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें एक कहानी बताई जाती है जहां हमें बताया जाता है कि कहा जाता है कि ये ग्रेव प्रिंसेस जियांग का है। 7 जुलाई को कुछ लोगों ने इस ग्रेव के पास एक औरत को वेडिंग ड्रेस में देखा है जो अपने ग्रेव के आसपास भटकती है और ये उस प्रिंसेस का डेथ डे भी है और वो इस दिन बहुत खतरनाक हो जाती है। और फिर देखते हैं हम हमारे एमसी को जो कहता है और आज यानी 7 जुलाई को मैं चीफ एल्डर ऑफ बेगर्स क्लेन आज इस ग्रेव के पास पूरी रात बिताऊंगा और उस टाइम मैं अपने साथ प्रोफेशनल लाइव ब्रॉडकास्ट टीम के साथ देखूंगा कि क्या वो फीमेल गोस्ट रियली में एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो आज रात को मेरा लाइव ब्रॉडकास्ट देखना मत भूलना। मैं हूँ चीफ एल्डर ऑफ बेगर्स क्लेन। तो बाद में मिलते हैं। एमसी ये वीडियो अपलोड कर देता है। ब्रॉडकास्ट टीम का डायरेक्टर कहता है मिस्टर फैंगनिंग जो हमारे एमसी का नाम है, हमने प्रमोशनल वीडियो क्लोज इज आउट अपलोड कर दिया है और आजकल किसी वीडियो पर क्लिक के नंबर 1 मिलियन से ज़्यादा है उस वीडियो को हिट कहा जा सकता है। एमसी कहता है वेल डन, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था। डायरेक्टर बैंग आज का ब्रॉडकास्ट अब आपके ऊपर है, मुझे अच्छे प्लान बनाने में मदद करना। डायरेक्टर मन में सोचता है अगर हाल ही में मेरा बिजनेस इतना ख़राब नहीं होता तो मैं आपके साथ जंगल में लाइव शो नहीं करने आता। और हमें पता चलता है डायरेक्टर एमसी के साथ काम नहीं करना चाहता है। तभी डायरेक्टर के पास एक लड़का आता है और कहता है एक्ट्रेस ने कहा है ये जगह बहुत दूर है, उसे आने में टाइम लग जाएगा। डायरेक्टर कहता है उन्हें कहो कि वो यहाँ जल्दी आए, वो लाइव ब्रॉडकास्ट को मिस ना करें। फिर वो सभी वर्कर से कहता है प्लान के हिसाब से शूटिंग 11:30 बजे होगा और अभी 7:30 बज रहे हैं, अभी हमारे पास 4 घंटे हैं, जल्दी काम करो। एमसी सोचता है ये एक प्रोफेशनल टीम है जिस पर मैंने $1000 खर्च किए हैं, आज जब लाइव स्ट्रीम हो जाएगा तो मुझे प्रॉफिट ही होगा। फिर हम देखते हैं डायरेक्टर कहता है क्या हो रहा है, लगभग समय खत्म होने वाला है, एक्ट्रेस कहाँ है? वो लड़का कहता है मैंने उसे कहा था लेकिन वो अभी तक नहीं आई। डायरेक्टर कहता है जब मैं वापस जाऊंगा तो उसे नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो उस लड़के को वो रेड ड्रेस पहनने को कहता है। लड़का कहता है क्या मैं? लेकिन डायरेक्टर कहता है जल्दी करो, जल्दी से ड्रेस बदलो और स्क्रिप्ट याद करो। तभी वो लड़का देखता है जहाँ एक लड़की खड़ी थी। लड़का कहता है लगता है एक्ट्रेस आ गई है। एक लड़का कहता है वो यहाँ कब आई और वो अपने खुद के कपड़े लाई है? ये कपड़े तो उन कपड़ों से बहुत महंगे हैं जो हमने बनाए हैं। डायरेक्टर कहता है खड़े मत रहो, एक्ट्रेस आ गई है, शूट के लिए तैयार हो जाओ। मिस्टर फैंग समय आ गया है, आप अब प्लान शुरू कर सकते हैं। और फिर एमसी लाइव स्टार्ट करने को कहता है। फिर वो लाइव पर आ जाता है। वो कहता है ये है एक प्रिंसेस की ग्रेव और यहाँ पर फीमेल गोस्ट को देखे जाने की रिपोर्ट आए हैं। एमसी अपने मन में सोचता है लगता है ये स्ट्रीम तो बहुत पॉपुलर हो रही है, शायद इस बार मैं ज़्यादा पैसे कमा पाऊंगा। फिर वो उस प्रिंसेस के ग्रेव के पास जाता है। हम देखते हैं साइड में एक लड़का पत्थर लेकर रेडी था और वो उस प्रिंसेस की ग्रेव पर पत्थर फेंक देता है। हमारा एमसी डरने का नाटक करता है। एमसी सोचता है स्क्रिप्ट के हिसाब से मुझे एक्ट्रेस को अप्रोच करना है और उसे पिक्चर में लाना है। वो एक प्रोफेशनल एक्ट्रेस लग रही है, लगता है मेरा पैसा बर्बाद नहीं गया। तभी डायरेक्टर के पास एक लड़का आता है। डायरेक्टर कहता है तुम क्या कर रहे हो, अभी क्रिटिकल टाइम चल रहा है। डायरेक्टर फ़ोन देखता है और कहता है स्टूडियो की पॉपुलैरिटी 1 मिलियन के पार चली गई है और ये चार्ट में टॉप 10 पर आ गई है। वो सोचता है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इनकम का 10% हमारा होगा। फिर वो लड़का कुछ कहने जाता है कि डायरेक्टर कहता है इधर से जाओ, क्या तुम्हें पेचेक नहीं चाहिए? अभी बीच में मत आओ। फिर वो एमसी से कहता है मिस्टर फैंग 12 बज गए हैं, अब आप एक्ट्रेस के पास जा सकते हैं, पहले एक्ट्रेस को स्क्रिप्ट के हिसाब से छुपना होगा। तभी एक लड़का कहता है डायरेक्टर एक्ट्रेस अपना हेडफोन तो ले ही नहीं गई। तभी तेज हवा चलने लगती है और जब वो लड़का दोबारा एक्ट्रेस को देखता है तो कहता है डायरेक्टर वो वहाँ से चली गई। डायरेक्टर उसे मारते हुए कहता है वो स्क्रिप्ट के हिसाब से छुप रही है। डायरेक्टर कहता है मिस्टर फैंग एक्ट्रेस रेडी है। एमसी स्क्रिप्ट याद करता है और पहाड़ पर चढ़ रहा होता है। वो एक्टिंग करते हुए कहता है अभी अभी हवा के झोंके ने मुझे डरा दिया है। पहले तो मैं गॉड और गोस्ट पर बिलीव नहीं करता था पर अब मैं थोड़ा सा डर गया हूँ। अब अगर मैं सोचूं अगर उस प्रिंसेस का गोश्त असली में हुआ तो। तभी वो लड़का दोबारा डायरेक्टर के पास आता है और कहता है डायरेक्टर मेरी बात सुनिए। डायरेक्टर उस पर चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम देख नहीं रहे, सब बिजी है। वो लड़का डायरेक्टर को फ़ोन दिखाते हुए कहता है एक्ट्रेस ने मैसेज किया है कि वो सो गई थी इसलिए वो नहीं आ पाई। डायरेक्टर हैरान हो जाता है। वो बोलता है क्या वो नहीं आई तो उस पहाड़ पर कौन थी? एमसी उसी लड़की की तरफ बढ़ रहा होता है।
एमसी उस लड़की के सामने डरने की एक्टिंग करता है और सोचता है, ओ माय गॉड, ये एक्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है, मैं तो इसे नोटिस भी नहीं कर पाया। एमसी एक्टिंग करते हुए कहता है, तुम कौन हो? हम दूसरी तरफ देखते हैं जहां डायरेक्टर की अलग ही फट रही होती है। वो कहता है, अगर हमने जिस एक्ट्रेस को हायर किया था वो नहीं आई तो उस ढलान पर कौन है? वो लड़का कहता है, मुझे नहीं पता, आपको कब से यही बताना चाहता था। तभी कैमरामैन डायरेक्टर को कैमरे में उस लड़की के पैर देखने को कहता है। वो देखकर उन दोनों की फट जाती है क्योंकि वो लड़की हवा में उड़ रही होती है। डायरेक्टर कहता है, क्या सही में हमारा एक गोस्ट से सामना हो गया है? क्या ये उस प्रिंसेस का गोस्ट है? और वो तीनों ही डर जाते हैं। हमारा एमसी उस लड़की से पूछता है, तुम कौन हो? वो गोस्ट उसके पास आने लगती है। एमसी कहता है, मेरे पास मत आओ, और मन में सोचता है, क्या डायरेक्टर सही में इतना प्रोफेशनल है? जरा इस कॉस्ट्यूम की क्वालिटी और इसके वाइट हेयर देखो, जो बिल्कुल अमेजिंग है। लगता है मैंने इस टीम को हायर करके जैकपॉट हिट किया है। फिर वो कूद कर आगे आता है और कहता है, अब मेरी बारी। फिर वो उस गोश्त पर एक टॉर्च जलाते हुए कहता है, मैं तुमसे नहीं डरता, कोई भी भूत मेरे करीब नहीं आ सकते। और कैमरा में देखकर स्माइल करता है। डायरेक्टर और वो सब कहते हैं, क्या ये पागल हो गया है? तभी वो भूत अपने हाथ आगे बढ़ाकर अपने नाखून लंबे करने लगती है। डायरेक्टर वॉकी टॉकी में कहता है, मिस्टर फेंग, हमें जल्दी से लाइव स्ट्रीम बंद करना होगा, शायद हमारा सामना एक असली गोश्त से हो गया है। वहाँ पर खड़ा लड़का कहता है, डायरेक्टर, इधर कोई अजीब सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ गई है जिसके वजह से सारे सिग्नल कट हो गए, जिसके वजह से हम उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। वो कहता है, डायरेक्टर, उसके बारे में भूल जाओ और भागो। तभी उनके आसपास बहुत तेज बिजली कड़कने लगती है, जमीन में दरार पड़ जाता है। वो तीनों गोश्त से कहते हैं, हमें माफ़ कर दो। तभी वो गोश्त एमसी का गला पकड़कर उसे हवा में उठा लेती है और उस गोश्त के सर का कपड़ा उड़ जाता है और हम उस गोश्त का फेस देखते हैं। इसे देखकर तो लाइव चैट में भी आग लग जाती है। एमसी सोचता है, यहाँ क्या हो रहा है? क्यों ये सब स्क्रिप्ट से इतना अलग है? और क्या किसी लड़की के पास इतना स्ट्रेंथ हो सकता है कि वो मुझे गले से उठा ले? मेरी सांस खत्म होने वाली है। क्या ये मुझे मारना चाहती है? अब मैं और सांस नहीं ले सकता। हम उन तीनों को देखते हैं जहां डायरेक्टर कहता है, अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो हम सब मारे जाएंगे। हमारा एमसी उसके हाथ में बेहोश हो जाता है। तभी हम देखते हैं हमारे एमसी से एक पीली रोशनी टकराती है और वो होश में आ जाता है और उस लड़की का हाथ पकड़कर कहता है, क्या तुम जानती हो कि ये लाइव ब्रॉडकास्ट मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है? क्या तुम नॉर्मल परफॉर्मेंस नहीं दे सकती? और एमसी के हाथ में एक चीज़ होती है जो तेज़ी से चमकने लगती है और उसमें से एक पावर निकलती है जिससे वो गोश्त साइड हो जाती है और हमारे एमसी को छोड़ देती है। एमसी सोचता है, लगभग मेरा दम निकलने वाला था। हमारा एमसी उस गोश्त से धीरे से कहता है, और तुम अपने आप को प्रोफेशनल टीम कहते हो? क्या तुम इस तरह से एक्टिंग करते हो? और फिर वो सोचता है, नहीं, हम अभी लाइव ब्रॉडकास्ट पर हैं। मैंने इस ब्रॉडकास्ट पर बहुत मेहनत किया है, इसे फेल नहीं होने दे सकता। और फिर वो अपने एक्टिंग जारी रखते हुए कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि सही में यहाँ एक फीमेल गोस्ट होगी। मैं इसे छुपाना नहीं चाहता था। मैं अपने पूरे लाइफ में सिंगल हूँ। अगर मैं मरने ही जा रहा हूँ तो मरने से पहले मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। ऑडियंस, आज मैं पूरी ताकत से काम कर रहा हूँ। और फिर वो उस लड़की के सामने अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है, प्रिंसेस, प्लीज़ आप अपने हजारों सालों के गुस्से को छोड़ दें। और वो अपने पॉकेट से रिंग का बॉक्स निकाल कर कहता है, मेरी मी। वो तीनों शॉक हो जाते हैं। वो गोश्त बोलती है, क्या मेरी? और फिर वो एमसी का हाथ पकड़ लेती है। उसके आसपास तेज हवाएं चलने लगती है। एमसी सोचता है, इस एक्ट्रेस को क्या हुआ? क्यों ये स्क्रिप्ट के हिसाब से एक्टिंग नहीं कर रही? स्क्रिप्ट के हिसाब से तो क्या इसे मेरे प्रपोजल से इस समय भाग जाना चाहिए था। वो लड़की एमसी के पास आ जाती है और कहती है, तुम मुझसे अब शादी करने क्यों आए हो? एमसी हैरान होता है। वो गोश्त रोते हुए कहती है, तुमने मुझे इतना इंतजार क्यों करवाया? और वहाँ तेज हवाएं चलने लगती है और जमीन में धमाका होने लगता है। एमसी सोचता है, क्या हो रहा है? क्या ये एजेंसी सही में इतना तूफान और धमाके कर सकती है? वो लड़की बहुत गुस्से में कहती है, तुमने मुझे यहाँ अकेला क्यों छोड़ दिया? और उस जगह बहुत तेज तूफान आ जाता है कि सारे वर्कर और डायरेक्टर हवा में उड़ जाते हैं। तभी उस गोश्त के पीछे से एक शैडो निकलती है जो बहुत डरावना था। और फिर हमारे एमसी को समझ आ जाता है कि ये असली की गोश्त है। एमसी कहता है, ये सब सही में कोई प्रोफेशनल तो नहीं कर सकते।
और वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो गोस्ट उसका हाथ नहीं छोड़ती। वो सोचता है मैंने तो अभी इनफ पैसे भी नहीं कमाए, मैं अभी मरना नहीं चाहता। उसके पीछे वो लड़की रोने लगती है और कहती है मुझे अकेला मत छोड़ो। एमसी उसे देखता है और उसे अपने बचपन की याद आ जाती है। बचपन में उसके मॉम डैड ने उसे उसके अंकल आंट के पास छोड़ दिया था, जहाँ उसके अंकल और आंट उससे बहुत काम करवाते, तभी जाकर उसे रात का खाना खाने को देते। वहाँ उसे उसके मॉम डैड की याद आती थी और वो कहता था मुझे अकेला मत छोड़ो। फिर वो प्रेजेंट में आता है और कहता है क्या तुम बिल्कुल मेरी तरह हो? और फिर वो उसके सर पर हाथ रख कर कहता है मत रो। फिर वो रिंग निकालकर उसे पहना देता है और उसे गले लगा लेता है और कहता है मैं वापस आ गया हूँ तुमसे शादी करने के लिए। तभी वो गोस्ट ब्लश करने लगती है और हमारे एमसी को हवा में उड़ा देती है, जहाँ हमारे एमसी का सर एक पेड़ में जाकर लगता है और वो बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो डायरेक्टर और सभी को अपने पास पाता है। एमसी कहता है उस फीमेल गोस्ट का क्या हुआ? किसी को उसके बारे में नहीं पता होता। डायरेक्टर कहता है कल तेज हवा के झोंके के बाद हम सब बेहोश हो गए थे। क्या आपको पता है कि कल रात हम सब के बेहोश होने के बाद क्या हुआ था? एक लड़का कहता है हमने कैमरे चेक किया, लेकिन इसके गिरने के बाद इसमें बस मिट्टी और पेड़ की रिकॉर्डिंग हुई। तेज हवा के झोंके के कारण लाइव ब्रॉडकास्ट भी कट हो गया था। एमसी कहता है कुछ नहीं, जब तुम बेहोश हुए थे उसी समय मैं भी बेहोश हो गया था। डायरेक्टर कहता है वैसे मिस्टर फैंग आपके अकाउंट में लास्ट नाइट 1,50,000 फॉलोवर बढ़ गए हैं। और सिर्फ ये ही नहीं, उस अकेले लाइव ब्रॉडकास्ट से हमने 30,000 युआन कमाए। प्लेटफॉर्म से 15,000 युआन कटने के बाद हमारे पास 15,000 युआन हैं। मैं तुम्हें ब्रॉडकास्ट की वीडियो भेज दूंगा जिससे तुम्हें और ज़्यादा फैन मिलेंगे। एमसी डायरेक्टर से कहता है ओके, इस समय शेयर की चिंता मत करना, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैं तुम्हें शेयर दे दूंगा और हम आगे भी काम करते रहेंगे। हम पूरी रात से यहाँ हैं, चलो घर चलकर थोड़ा आराम करते हैं। और फिर वो जाने लगते हैं। हमारा एमसी भी अपने घर आता है जो एक खंडर सी बिल्डिंग होती है। वो सीढ़ियाँ चढ़कर अपने रूम के पास आता है और दरवाज़ा खोलकर अंदर चला जाता है और फिर वो थोड़ा जूस पीकर लेट जाता है और अपने फ़ोन में वीडियो देखते हुए सोचता है इसे अपलोड किए बस आधा घंटा हुआ और इस वीडियो पर 1,00,000 व्यूज़ भी आ गए। और वो लोगों के कमेंट पढ़ने लगता है। तभी वो सोचता है मैंने उससे उसका नाम तो पूछा ही नहीं। बताओ, ये मौत को छूकर आया है और उस गोस्ट का नाम पूछने की सोच रहा है। फिर वो कहता है मैं अभी सोकर उठा था और मुझे फिर नींद आ रही है। वैसे मैंने कल उस गोस्ट को प्रपोज किया था, वो मेरा पीछा तो नहीं करेगी ना? फिर वो सोचता है मेरे पास मत आना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मैं कुछ और साल जीना चाहता हूँ। फिर वो सोते हुए कहता है शायद वो अपने आप ग्रेव में चली गई होगी क्योंकि सुबह हो चुकी थी। अब पैसे कमाने के लिए कैसी वीडियो बनाया जाए, और वो सो जाता है। हम देखते हैं उसने अपने हाथ में जो पहना था वो चमकने लगता है और उसके आसपास हरे हरे पार्टिकल उड़ने लगते हैं। फिर रात हो जाती है। हमारा एमसी जाग जाता है और वो टाइम देखने के लिए अपना फ़ोन ढूंढने लगता है और कहता है मैं सो क्यों गया था। तभी उसके हाथ में किसी का कपड़ा आ जाता है और जब वो ध्यान से देखता है तो वो पाता है और उसके ऊपर वही गोस्ट बैठी होती है और वो सदमे में चला जाता है और फिर उस गोस्ट से दूर हटते हुए कहता है क्या मैं सपना देख रहा हूँ? वो कहता है जैसा कि कहावत है हम दिन में जो सोचते हैं वो ही रात में हमारे सपने में आता है। मैंने ऐसा सपना देखने की तो उम्मीद नहीं की थी जो कि इतना रियल हो। अगर ये मेरा सपना है तो मैं इसे अपने हिसाब से बदल सकता हूँ। फिर वो कहने लगता है मैं उसे नहीं देख पा रहा, मैं उसे नहीं देख पा रहा। और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है वो गोस्ट वहीं होती है। वो बिल्कुल शौक में चला जाता है और कहता है ये गायब नहीं हुई। उस गोस्ट को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, फिर भी हमारा एमसी मानने को तैयार नहीं था। वो कहता है क्या मैं इतना थक गया हूँ कि मैं अपने सपने से बाहर नहीं आ पा रहा। फिर उसे एक आइडिया आता है। वो कहता है मैंने कहीं पढ़ा है कि अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम सपना देख रहे हो या नहीं तो तुम अपनी उंगली को पीछे की तरफ मोड़कर ये पता लगा सकते हो। अगर तुम सपना देख रहे हो तो तुम्हारी उंगली पीछे की तरफ आसानी से मुड़ जाती है और दर्द भी नहीं होता। और वो अपनी उंगली को मोड़ लेता है और उसके रूम से बहुत तेज से चिल्लाने की आवाज़ आती है और ये पेड़ पर क्या चल रहा है। हम देखते हैं उसकी उंगली सूज जाती है। वो गोस्ट कहती है आप क्या कर रहे हो? एमसी सोचता है अरे नहीं, ये तो सपना नहीं है। और फिर वो उस गोस्ट को छू कर चेक करने लगता है और सोचता है क्या ये असली है?
फिर वो उस गोश्त से पूछता है तुम यहाँ क्यों हो, और अपने मन में सोचता है इसने मुझे घर तक फॉलो किया है, क्या ये मुझे मारने वाली है। वो गोश्त एमसी का हाथ पकड़ लेती है। एमसी सोचता है देखने से तो ऐसा नहीं लगता कि ये यहाँ मुझे मारने आई है। वो गोश्त कहती है मैं यहाँ आपको देखने आई हूँ। एमसी पत्थर का बन जाता है और कहता है तुम मुझे क्यों देखना चाहती हो, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं। वो गोश्त बोलती है आप मेरे हस्बैंड हो। एमसी सोचता है ये कैसी सिचुएशन है, क्या ये मुझे इसका हस्बैंड समझ रही है। वो गोश्त गुस्से में आ जाती है और कहती है क्या आपको नहीं याद। एमसी मना करने लगता है। ये सुनकर उस गोश्त पर खली भाई का गोश्त आ जाता है, जिसे देखकर एमसी डर जाता है और सोचता है मुझे अपनी जान बचानी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जिंदा रहना है। और वो फिर उस गोश्त का हाथ पकड़कर बोलता है बिल्कुल मुझे याद है, मैं नहीं भूला, तुम्हारा नाम है। वो गोश्त कहती है जियांगली। एमसी कहता है हाँ जियांगली। वो गोश्त खुश हो जाती है। एमसी अपने मन में सोचता है मैं बच गया, अगर मैं ये नहीं बोलता तो मैं जिंदा नहीं बचता, लेकिन ये गोश्त तो बहुत सुंदर है। मैं इतने लंबे टाइम से सिंगल हूँ कि मुझे गोश्त के लिए भी ऐसा महसूस हो रहा है। फिर वो उस गोश्त से पूछता है तुम इधर कैसे आई, ये जगह प्रिंसेस की ग्रेव से 10 किलोमीटर दूर है। वो गोश्त सोचने लगती है और फिर हवा में जाकर हमारे एमसी के पास आकर गायब हो जाती है। एमसी बोलता है अभी अभी क्या हुआ, और फिर वो उस गोश्त को ढूंढने लगता है। वो गोश्त एमसी के शरीर से बाहर आती है और कहती है मैं आपके शरीर के अंदर हूँ। एमसी डर जाता है और वो गोश्त दूर जाकर गिरती है, और फिर एमसी उसे देखकर सोचने लगता है ये बहुत सुंदर है, और ऐसा लगता है कि उसका मेरे खिलाफ कोई बुरा इरादा नहीं है। और फिर वो भूत उठने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर उसी के कपड़ों में फंस जाता है और वो दोबारा गिर जाती है। एमसी कहता है क्यों ना तुम अपने कपड़े बदल लो, इन कपड़ों में चलना बहुत मुश्किल हो रहा होगा। वो गोश्त ठीक है बोलती है और एक स्पेल बोलने लगती है। एमसी कहता है क्या ये वही स्पेल है जिसके बारे में मैंने सुना था। हम देखते हैं वो गोश्त बिना कपड़ों के हो जाती है, जिसे देखकर हमारे एमसी के नाक से खून निकल जाता है। वो कहता है मैंने तुम्हें कपड़े बदलने को कहा था, पूरी तरह से कपड़े उतारने को नहीं। वो गोश्त कहती है मेरे हस्बैंड आपकी नाक से खून क्यों निकल रहा है। एमसी उसे अपना कपड़ा देता है और कहता है जल्दी से इसे पहनो। और वो सोचता है मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये गोश्त जो गोश्त मूवी और नोवेल में दिखाते हैं उनसे अलग है। क्या ये मुझे बहकाने की कोशिश कर रही है, क्या ये मुझसे मेरी वर्जिनिटी छीनना चाहती है। और फिर वो एमसी के कपड़े पहनकर बाहर आती है और कहती है क्या इस कपड़े को ऐसे पहनते हैं। एमसी उसके ऊपर वाले बटन भी लगा देता है और सोचता है मैं दोबारा ब्लीडिंग नहीं करना चाहता। वो गोश्त बोलती है ये तो बहुत टाइट है। एमसी कहता है ये मेरे कपड़े हैं इसलिए ये तुम्हें फिट नहीं होंगे। वैसे भी क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो, क्या तुम सच में मुझे अपना हस्बैंड मानती हो। वो कहती है हाँ, जहाँ मेरे हस्बैंड जाएंगे वहाँ मैं जाऊंगी, मैं वही करूंगी जो मेरे हस्बैंड कहेंगे। एमसी फिर ब्लश करते हुए सोचता है क्या मैं सही में सपना तो नहीं देख रहा। ये वो प्रिंसेस है जो 10,000 साल से अपने ग्रेव में सो रही थी। एमसी कहता है ओके तो मेरे साथ आओ। एमसी सोचता है इसने कहा कि मैं जो कहूँगा वो वही करेगी, मुझे खुद को उसके हस्बैंड की तरह ट्रीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गोश्त झूठ भी बोल सकते हैं तो मुझे इसे टेस्ट करना होगा। फिर एमसी उसे अपने बाथरूम में ले जाता है। वो गोश्त पूछती है आप मुझे इधर क्यों लेकर आए। एमसी कहता है तुमने अभी कहा था कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम वो ही करोगी जो मैं कहूँगा। वो कहती है हाँ आपने सही कहा। एमसी कहता है तो फिर अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। और वो गोश्त कुछ और समझ लेती है। हम देखते हैं एमसी उस गोश्त को ब्रश करना सिखा रहा होता है। वो कहता है अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें अपने दांत रोज सुबह और शाम को धोना होगा। मैं तुम्हारे लिए टूथब्रश और कप ले आऊँगा। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसे यूज़ कैसे करते हैं। पहले तुम्हें टूथपेस्ट को ब्रश पर डालना है और फिर इसे माउथ में रखकर तुम्हें इसे ऊपर नीचे घिसना है। फिर बाद में झाग से छुटकारा पाने के लिए तुम पानी से मुंह को धो सकती हो और ये खतरनाक ट्यूटोरियल ख़त्म हो जाता है। फिर वो गोश्त एमसी के टूथब्रश को ही अपने मुंह में लगा लेती है और दांत साफ करने लगती है। एमसी कहता है ये मेरा टूथब्रश है और सोचता है क्या ये इनडायरेक्ट किस नहीं है, और इसने तो ब्रश करना बड़ी जल्दी सीख लिया। फिर वो गोश्त कहती है माय हस्बैंड क्या मैं सही कर रही हूँ। एमसी के मन में ये चल रहा होता है ओह यार ये कितनी औसम है यार। और फिर वो सोचता है इसने टेस्ट को पास कर लिया है। फिर वो कहता है मेरे टूथब्रश को दोबारा यूज़ मत करना, और अगर तुम इधर रहना चाहती हो तो मैं तुम्हें
तुम्हारे लिए नया टूथब्रश खरीद लूंगा। वो घोस्ट एमसी को थैंक यू कहती है और परेशान करने के लिए माफ़ी मांगती है। एमसी कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम इतनी श्योर क्यों हो कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ? वो घोस्ट कहती है मुझे नहीं याद, मुझे कुछ भी नहीं याद, मुझे बस इतना याद है कि आप मेरे हस्बैंड हो और मैं लंबे समय से आपका इंतज़ार कर रही थी। और उसका सर दर्द करने लगता है। वो कहती है और हाँ, ऐसा लगता है मैं किसी चीज़ को ढूंढ रही हूँ। एमसी सोचता है क्या ये कुछ ढूंढ रही है और क्या ये अपनी मेमोरी खो चुकी है? क्या कुछ ऐसा था जिसकी वजह से वो शुरू से ही मेरे पास आई? वो कहती है लेकिन मुझे कुछ याद नहीं, इससे मैं परेशान रहती हूँ। ऐसा लगता है कि मेरे सिर पर एक हेयर पिन था। एमसी सोचता है जियांग ली के हेयर पिन के बारे में मुझे कुछ नहीं पता और मैं ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो गया हूँ जिसमें कोई नॉर्मल पर्सन तो नहीं इन्वॉल्व नहीं होना चाहेगा। अब इस बारे में ना सोचना बेहतर है। कमरे में जाओ, मैं आता हूँ। फिर वो टॉयलेट करते हुए सोचने लगता है। उसे देखने से लगता है कि वो सब कुछ भूल गई है। लोग कहते हैं कि घोस्ट इसलिए भटकते हैं क्योंकि उनका कुछ अधूरा काम रह जाता है। क्या वो भूल गई है कि उसे क्या पूरा करना है? तभी वो अपने साइड में देखता है जहाँ वो घोस्ट उसे ही देख रही होती है या कुछ और देख रही होती है। एमसी कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है मैं अपने हस्बैंड का इंतजार कर रही हूँ। फिर एमसी उसे वॉशरूम से बाहर फेंक देता है और कहता है बाहर इंतजार करो। फिर वो अपनी टंकी खाली करने के बाद सोचता है खैर इस बारे में बाद में सोचना चाहिए, अभी कोई फैसला लेना बहुत मुश्किल है। ये पॉसिबल हो सकता है कि वो क्यूट होने का दिखावा कर रही हो, जब उसका गोल पूरा हो जाए तो वो अपने नुकीले दांत दिखाए। वो सुंदर और नाइस भी है और वो मुझे उसका हस्बैंड भी कहती है, लेकिन बेहतर होगा कि उसे जल्द से जल्द यहाँ से जाने के लिए राजी करने का कोई रास्ता ढूंढा जाए। फिर वो अपने कमरे में आता है जहाँ वो देखता है वो घोस्ट उसकी सीक्रेट बुक पढ़ रही होती है। एमसी उससे बुक छीनने की कोशिश करता है लेकिन वो हवा में उड़ जाती है। एमसी उससे बोलता है तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली? वो बोलती है मुझे बेड के नीचे से मिली। वो पूछती है इन्होंने कपड़े क्यों नहीं पहने? क्या ये सभी मैरिड है? क्या मुझे भी ये सब मेरे हस्बैंड के साथ करना होगा? एमसी ये सुनकर लाल हो जाता है। एमसी कहता है ये मुझे शॉपिंग करते टाइम किसी बैड ओल्ड मैन ने दी थी। और मन में सोचता है घोस्ट तो बहुत स्मार्ट होते हैं, इसने मेरी छुपाई हुई बुक ढूंढ ली। वो एमसी से पूछती है ये लड़की अपने हस्बैंड के सामने सिर झुकाकर क्यों घुटने के बल बैठी है? एमसी उससे बुक छीन लेता है और कहता है तुम्हें इस बुक को पढ़ने की इजाज़त नहीं है, तुम मेरी चीज़ों को बिना मेरी परमिशन के नहीं छू सकती। समझ गई? घोस्ट कहती है हाँ मैं समझ गई। एमसी कहता है वैसे जब हम बाथरूम में थे तुमने कहा था कि तुमने अपना कोई हेयर पिन खो दिया था। तभी वो एमसी के पास आ जाती है और उसके बनाने की तरफ घूर के देखने लगती है और कहती है ये तो बुक की पिक्चर से अलग है। और फिर वो एमसी का पैंट खोलने लगती है। एमसी कहता है ये तुम क्या कर रही हो? वो कहती है मैं तो जो बुक में लिखा है वो फॉलो कर रही हूँ, हस्बैंड के पहले कपड़े उतारने होते हैं। एमसी कहता है जो तुमने बुक में देखा है सब भूल जाओ, तुम अचानक मेरे कपड़े क्यों उतारना चाहती हो? ये कोई ऐसा काम नहीं है जो आसानी से किया जा सके। वो बोलती है आप मेरे हस्बैंड हो, मैं ये सिर्फ मेरे हस्बैंड के साथ कर सकती हूँ, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हम अभी मिले हैं। और वो दूर जाते हुए कहता है क्या हम आराम से बैठकर बात कर सकते हैं? और वो सोचता है मैं अभी भी वर्जिन हूँ, मैं इसे अपनी वर्जिनिटी आसानी से नहीं लेने दूंगा, लेकिन अगर उसने मुझे मजबूर किया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वो घोस्ट आराम से बैठ जाती है जिससे हमारे एमसी के इरादों पर पानी फिर जाता है। वो सोचता है मुझे इन चीज़ों के बारे में सोचना बंद करना होगा, चलो बात करते हैं कि तुम्हारा हेयर पिन कैसे ढूंढे। तभी वो घोस्ट बोलती है मैं समझ गई, बुक में जो लोग थे उन्होंने कपड़े नहीं पहने थे, मैं पहले अपने कपड़े उतार दूंगी, इतना काफ़ी होगा, ऐसे मेरे हस्बैंड मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर वो एमसी के पास चली जाती है और कहती है माय हस्बैंड क्या आप मुझे प्यार करते हैं? अगर आप चाहते हैं तो। और वहाँ काम शुरू होने वाला था कि हमारा एमसी उसे कपड़े पहनने को बोलता है और वो रोते रोते कपड़े पहन लेती हैं। एमसी कहता है कि किताब में जो तुमने देखा वैसा करने की कोशिश मत करो, इस तरह से तुम्हें मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। फिर एमसी उससे पूछता है वैसे तुम मैजिक का यूज़ न्यू क्लॉथ के लिए क्यों नहीं कर सकती? वो कहती है मैं ये नहीं कर सकती और मेरे हस्बैंड की खुशबू इस कपड़े में आ रही है। और वो एमसी का कपड़ा सूंघने लगती है। एमसी कहता है मेरे कपड़े सूंघना बंद करो। एमसी सोचता है वैसे तो घोस्ट को आंखों और कैमरे से नहीं देखा जा सकता। फिर वो उस घोस्ट से पूछता है क्या तुम सही में घोस्ट हो? वो बोलती है क्या घोस्ट? मैं कोई घोस्ट नहीं हूँ। एमसी कहता है तो तुम क्या हो? वो कोई जवाब नहीं देती। एमसी सोचता है अगर मुझे इसे यहाँ से जल्दी निकालना है तो इसका हेयर पिन ढूंढना होगा। फिर वो उससे पूछता है क्या तुम्हें याद है तुमने
उसे कहाँ खोया था। वो बोलती है मुझे नहीं याद, लेकिन माय हस्बैंड मैं भूखी हूँ। एमसी सोचता है क्या भूतों को भी भूख लगता है। एमसी कहता है मेरे साथ आओ। वो सोचता है मैं नहीं जानता कि गोश्त इंसानों को खाना खा सकते हैं या नहीं। एमसी फिर उस गोश्त को कुछ खाने को देता है, लेकिन वो उस चीज को नहीं खा पाती। वो कहती है मैं इसे नहीं खा सकती। एमसी सोचता है ऐसा लगता है भूतों को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो भी बिना एनर्जी के नहीं रह सकते, लेकिन इंसानों का फूड इनफ नहीं है, तो हम गोश्त के लिए खाना कहाँ से लाएं। तभी वो गोश्त विंडो के बाहर देखती है और कहती है ऐसा लगता है वहाँ स्वादिष्ट फूड है। एमसी विंडो के बाहर देखने लगता है। इतने में वो गोश्त एमसी को पकड़कर हवा में ले जाती है। एमसी कहता है ये तुम क्या कर रही हो, तुम कहाँ जा रही हो। हम देखते हैं वो एमसी को जंगल में ले जाती है, जहाँ वो उल्टी करने लगता है और पूछता है हम कहाँ हैं। तभी वो अपने सामने एक खंडर पड़े स्कूल को देखता है। फिर वो कहता है हाई युआन स्कूल, मुझे लगता है मैंने इसके बारे में पहले भी सुना है, ये जगह तो अजीब लग रही है। फिर वो मैप में अपनी लोकेशन चेक करता है, जहाँ वो हाई युआन विलेज में होता है। वो सोचता है हाई युआन विलेज, इस जगह को न्यूज़ में देखा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये जगह मेरे घर के कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही है, लेकिन मैंने पहले कभी किसी को इस विलेज की ओर जाते नहीं देखा। ऐसा कहा जाता है कि एक बार यहाँ एक कंपनी एम्यूजमेंट पार्क बनाने का प्लान कर रही थी। उन्होंने इस ज़मीन को खरीद लिया था और यहाँ रहने वाले लोग दूसरी जगह चले गए, लेकिन कंस्ट्रक्शन के दौरान यहाँ बहुत सारे एक्सीडेंट होने लगे और इस प्लान को रोक दिया गया था और यह विलेज रेगिस्तान बन गया। फिर हमारा एमसी डरते हुए उस गोश्त से पूछता है हम यहाँ क्यों आए हैं। वो कहती है यहाँ कुछ टेस्टी फूड है। एमसी कहता है तुम जिस टेस्टी फूड की बात कर रही हो कहीं वो। फिर वो मन में सोचने लगता है क्या ऐसा हो सकता है कि क्या ये कुछ बुरी आत्मा को खाना चाहती है। एमसी अंदर नहीं जाता और कहता है तुम्हें जितना खाना है खाओ, मैं तुम्हारा बाहर ही इंतजार करता हूँ। वो गोश्त कहती है लेकिन मैं अपने हस्बैंड से दूर नहीं रह सकती, और वो एमसी को स्कूल के अंदर ले जाने लगती हैं। फिर हम उस स्कूल के बारे में देखते हैं। 10 साल पहले हाई युआन स्कूल में कुछ लोग गायब हो गए थे और उसी टाइम एक स्टूडेंट जिसका नाम लियान जियांग था, वो स्कूल के अंदर गायब हो गई थी। उसके पेरेंट्स ने फिर पुलिस में रिपोर्ट किया था। पुलिस ने स्कूल में और स्कूल के आसपास सब जगह छानबीन किया, पर उन्हें लियांग जियांग का कोई नामो निशान नहीं मिला। कुछ महीनों बाद लियांग जियांग की बॉडी अचानक स्कूल के बीचों बीच मिली, जिससे सारे स्टूडेंट और टीचर शॉक थे। पुलिस ने उस जगह को सील कर दिया और लियांग जियांग की बॉडी की ऑटोप्सी की, जिससे पता चला कि वो 1 महीने पहले मर चुकी थी। फिर आधे महीने बाद इस स्कूल के मैनेजर ने भी सुसाइड कर लिया। तब से हाई युआन स्कूल में कई इंसिडेंट होने लगे और इतना सब कुछ होने के बाद इस स्कूल को एबेंडेड छोड़ दिया गया। और एमसी ये सब अपने फ़ोन पर पढ़ रहा होता है और कहता है मुझे लगता है इधर कुछ तो गलत है। फिर एमसी उस गोश्त से कहता है क्या हम घर चलें। वो एमसी को खतरनाक नज़रों से देखने लगती है। एमसी कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। वो सोचता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसे देखने से तो लग रहा है कि वो स्ट्रॉन्ग है। फिर वो उस बिल्डिंग का दरवाज़ा खोल देता है जहाँ वो बिल्डिंग पूरी तरह खंडर हो रखी होती है, और फिर वो दोनों अंदर आ जाते हैं। फिर वो गोश्त एमसी को कहीं ले जाने लगती है जो कि मैनेजर ऑफिस होता है। वो जल्दी से भागकर मैनेजर ऑफिस में चली जाती है और एक कंघी को देखकर कहती है स्वादिष्ट फूड। एमसी उस चीज़ को उठाता है और सोचता है इसके अलावा कि ये जगह थोड़ी ठंडी है, इसमें कुछ अजीब नहीं है। फिर वो गोश्त एमसी के हाथ से वो चीज़ ले लेती है और कुछ ऑब्जर्व करने लगती है और वो सारी स्पिरिट एनर्जी ऑब्जर्व कर लेती है। एमसी पूछता है तुमने अभी क्या ऑब्जर्व किया। वो गोश्त कहती है स्पिरिचुअल एनर्जी। एमसी सोचता है जैसे ही इसने स्पिरिचुअल एनर्जी ऑब्जर्व किया, इस जगह पर जो ठंड थी वो खत्म हो गई। एमसी कहता है ये कंघी स्पिरिट एनर्जी कंटेन करती थी। गोश्त कहती है अगर मैं ये खाऊंगी तो मेरा पेट भर जाएगा। एमसी कहता है क्या स्पिरिट एनर्जी, और सोचता है क्या इस ब्रश में मौजूद स्पिरिट एनर्जी जियांगली के पेट को भर सकती है। क्या इस स्कूल में सचमुच कुछ बुरा है। तभी जियांगली कहती है वहाँ और भी स्पिरिट एनर्जी है। एमसी कहता है कहाँ। वो कहती है मैं नहीं जानती, मेरे ख्याल से वो आसपास ही है। एमसी कहता है खैर क्योंकि हम यहाँ हैं तो मैं तुम्हारी खोज में मदद करूँगा, चलो ढूंढे। कि तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है। वो कहता है मेरे पास एक आइडिया है, हम यहाँ तुम्हारे लिए खाना ढूंढ सकते हैं और साथ में पैसे भी कमा सकते हैं। जियांगली कहती है क्या यहाँ रहकर पैसे कमाने का तरीका।
एमसी कहता है तुम स्पिरिट एनर्जी को महसूस कर सकती हो और मैं डायरेक्शन समझ सकता हूँ। वो सोचता है अगर मैं यहाँ सुपरनेचुरल घटनाओं वाली जगह को एक्सप्लोर करूँ और उसे रिकॉर्ड करूँ तो ये मेरे लिए पैसे कमाने का अच्छा मौका होगा। फिर वो उस गोस्ट को वीडियो रिकॉर्डिंग करना सिखाने लगता है और कहता है जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे उसके बाद मैं तुम्हें फूड खिलाने ले चलूँगा। और वो गोस्ट नाचने लगती है। एमसी सोचता है एक वाइफ जो उड़ सकती है, मैजिक यूज़ कर सकती है और अजीब चीज़ों को ढूंढ सकती है, क्या सुपरनेचुरल वीडियो बनाने का इससे बेहतर कोई तरीका है? मैं उससे सुपरनेचुरल चीज़ें करवाऊंगा और उसे ऑनलाइन पोस्ट करूंगा जिससे मैं और फॉलोवर को अट्रैक्ट कर सकता हूं और बहुत सारे पैसे कमा सकता हूं। वो गोस्ट से कहता है चाहे कुछ भी हो जाए हमें इसे सही तरीके से शूट करना होगा और फिर वो रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं। एमसी कहता है हेलो एवरीवन, मैं हूँ वेगस ग्रुप का लीडर। कितना समय हो गया है, क्या आप सभी ने मुझे मिस किया? एमसी कहता है डियर व्यूअर्स, अभी सुबह के 1 बज रहे हैं। लास्ट टाइम प्रिंसेस की ग्रेव एक्सप्लोर करने के बाद अब मैं यहाँ आया हूँ। अभी मैं हाई युआन स्कूल में हूँ जो कि 40 साल पहले बंद हो गया था। ये स्कूल सैन युआन फाउंडेशन ने युआन विलेज के बच्चों के लिए बनवाया था। 10 साल पहले यहाँ से एक लड़की मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गई थी। तभी से हर साल इधर कुछ ना कुछ घटना होने लगी। 3 साल पहले इस जगह को खाली कर दिया गया और सारे लोग यहाँ से चले गए। क्या ये सभी घटनाएं महज कोइंसिडेंस है या क्या यहाँ सही में भूत रहते हैं? और आज मैं आप सभी को इस अबेंडेड स्कूल का टूर करवाऊंगा और सच का पता लगाने की कोशिश करूंगा। तो आप सभी देख सकते हैं कि ये मैनेजर का ऑफिस है। तभी उस कंघी से स्पिरिट एनर्जी निकलने लगती है। उसे देखकर जियांगली के मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन वो उसे नहीं खाती और सोचती है मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद उसे खाऊंगी। दूसरी तरफ हमारा एमसी ऑडियंस को बता रहा होता है कि ऐसा कहा जाता है उस गायब हुई लड़की की बॉडी मैनेजर ऑफिस के सामने पाई गई थी और मैनेजर ने भी इसी रूम में सुसाइड किया था। तो ये मैनेजर ऑफिस ही वो जगह है जहाँ सारी घटना हुई थी। और जब मैं इस जगह को एक्सप्लोर कर रहा था तो मुझे एक लड़की की कंघी मिली और जब वो सभी व्यूअर्स को कंघी दिखाने के लिए उसे उठाने जाता है तो वो कंघी अपनी जगह से हट जाती है। एमसी सोचता है क्या जियांगली ऐसा कर रही है, लेकिन मैंने तो उसे ऐसा कुछ करने को कहा ही नहीं। तभी एक हाथ आकर हमारे एमसी के हाथ को पकड़ लेता है। एमसी सोचता है नहीं ये जियांगली नहीं हो सकती, तो फिर मेरे हाथ को किसने पकड़ा है? और जब वो देखता है तो वहाँ दूसरी ही गोस्ट होती है। हमारा एमसी डर जाता है। वो गोस्ट हमारे एमसी का गला दबाने लगती है। हमारा एमसी सोचता है मैं कोई आवाज भी नहीं निकाल पा रहा, ना तो अपनी बॉडी को हिला पा रहा हूँ। क्या ये इसकी एबिलिटी है? मुझे क्या करना चाहिए? जियांगली मेरी मदद करो। एमसी सोचता है जियांगली नोटिस नहीं कर पा रही कि इधर क्या हो रहा है और दूसरी तरफ जियांगली तो खाने के बारे में सोच रही होती है। तभी हमारा एमसी बेहोश होने लगता है, लेकिन उसके हाथ में जो चीज़ थी वो दोबारा चमकती है और हमारे एमसी में एनर्जी आने लगती है और वो उस गोश्त का हाथ पकड़ कर कहता है मैं यहाँ नहीं मर सकता और उसे तेज़ी से पकड़ लेता है। वो गोश्त सोचती है ऐसा कैसे हो सकता है, ये मुझे कैसे छू पा रहा है? एमसी उसे साइड में फेंक देता है और खांसने लगता है और सोचता है ये कैसी पावर है। वो गोश्त कहती है तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और वो हमारे एमसी पर अटैक कर देती है, लेकिन हमारे एमसी को जल्दी से झुकने की आवाज़ आती है और वो झुक कर बच जाता है और सोचता है मेरी बॉडी तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गई है। तभी वो गोश्त वहाँ से भागने लगती है, लेकिन उसे कोई बैरियर रोक लेता है। फिर हमारे एमसी को एक आवाज़ आती है। वो सोचता है क्या ये जो आवाज़ मेरे दिमाग में आ रही है वो जियांगली की है और क्या ये पावर उसी ने मुझे दी है? और फिर वो सोचता है चलो ये अच्छा मौका है, शो को स्टार्ट करते हैं। और वो उस गोश्त पर अटैक कर देता है और उसे पकड़ कर कहता है मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा और उसे दीवार पर पटक देता है और कहता है तुमने मुझे मारने की कोशिश की और अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, भागने की सोचना भी मत। तभी वो गोश्त भूत से परी बन जाती है और एमसी में चिपक कर कहती है लिटिल ब्रदर अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं वो करूँगी जो तुम कहोगे। और ये सुनकर हमारे एमसी के अरमान खड़े होने लगते हैं। तभी उसे कुछ याद आता है और वो पीछे देखता है और उसे समझ आ जाता है कि उसे अपने आप को जिंदा रखना है। वो उस गोश्त से कहता है शट अप, दिन के उजाले में साफ आसमान के नीचे तुम ऐसा काम कैसे कर सकती हो?
और वो भूत सोचती है आधी रात के बीच में ये दिन का उजाला कैसे आ गया। MC कहता है ऐसा मत सोचो कि तुम इन तरीकों से मुझे अपने बस में कर सकती हो। वो भूत कहती है लिटिल ब्रदर तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। और तभी वो हमारे MC पर मैजिक कर देती है जिससे हमारे MC की सारी पावर अचानक से खत्म हो जाती है और वो गोस्ट MC से अपना हाथ छुड़ाकर अपने असली रूप में आ जाती है और कहती है मैं तुम्हारे पास तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब करने आई थी और अब मैं पहले से 2 गुना ज्यादा ताकतवर हूँ। और वो हमारे MC पर अटैक कर देती है और हंसने लगती है और कहती है अपनी स्पिरिचुअल पावर मुझे देने के लिए शुक्रिया। और MC पर हमला कर देती है लेकिन वो हमारे MC को बस खरोच ही पहुंचा पा रही होती है। वो सोचती है ये क्या हो रहा है, इसकी स्पीड कैसे बढ़ती जा रही है। और फिर वो पूरी पावर से हमारे MC पर अटैक कर देती है लेकिन हमारा MC उस गोस्ट का हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुमने मुझ पर हमला करने की कोशिश की, अब मुझसे भाग कर दिखाओ। फिर वो गोस्ट दूसरे हाथ से अटैक करती है लेकिन हमारा MC उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है तुम हमेशा गुस्से में रहती हो, तुम्हें अच्छे से रहना सीखना होगा। वो गोस्ट कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। फिर वो दोबारा थप्पड़ मारते हुए कहता है तुम्हारा क्या मतलब है, तुमने मेरे शरीर के साथ जो किया है उसके लिए तुम्हारे पास कोई जस्टिफिकेशन है। और उसका सर पटकते हुए कहता है मैं यहाँ तुम जैसे इवल क्रिएचर को खत्म करने आया हूँ। दूसरी तरफ जियांगली आराम से वीडियो रिकॉर्ड करते हुए वहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी को खा रही होती है। MC उस गोस्ट को अभी भी मार रहा होता है और उससे पूछता है बताओ तुम किस टाइप की क्रिएचर हो और तुम इधर मुझे नुकसान पहुँचाने क्यों आई हो। फिर वो गोस्ट रोने लगती है। MC सोचता है ये क्या चल रहा है, अब ऐसा लग रहा है कि मैं ही विलन हूँ। वो गोस्ट कहती है क्यों तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो। तभी वो गोस्ट अपने असली फॉर्म में आ जाती है। हमारा MC उसे देखकर कहता है तुम तो लियांगजियांग हो। लियांगजियांग कहती है हाँ, क्या मैं तुम्हें सही में याद हूँ। MC कहता है क्या तुम सही में लियांगजियांग हो। लियांगजियांग कहती है हाँ, मुझे माफ कर देना, मेरा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। MC अपने मन में सोचता है अगर मैं लियांगजियांग की मदद से पास्ट में जो भी मिस्टीरियस घटनाएं हुई थी उसकी वजह जान पाऊँ तो पक्का ही मेरी वीडियो वायरल जाएगी। वो लियांगजियांग से पूछता है उस समय तुम्हारी डेथ कैसे हुई थी और तुमने मुझ पर हमला क्यों किया था, क्या इस स्कूल में तुम्हारे अलावा और भी कोई है। लियांगजियांग चिल्लाते हुए कहती है ये वही था जिसने मुझे मजबूर किया, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। MC कहता है वो कौन है, क्या वो तुम्हारी डेथ से रिलेटेड है। और MC को फिर अपने बचपन की याद आ जाती है जहाँ उसके अंकल उसे मारा करते थे। वो सोचता है वो कौन है, वो कैसे तुम जैसी लिटिल गर्ल को हार्म पहुंचा सकता है। और उसे अपने गले लगाते हुए कहता है डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा बिग ब्रदर तुम्हारे साथ है। मुझे बताओ वो कौन था, मैं पक्का तुम्हारी मदद करूँगा। वो बोलती है क्या तुम मेरी मदद करोगे। MC कहता है हाँ बिल्कुल। फिर वो उसका नाम बताने जा रही होती है कि तभी लियांगजियांग के पीछे एक अजीब सी चीज़ आ जाती है जो उसे अपने अंदर खींचने लगती है। MC लियांगजियांग चिल्लाता है, लियांगजियांग चिल्लाती है बिग ब्रदर मुझे बचाओ, और वो चीज़ लियांगजियांग को अपने अंदर खींच लेती है। MC कहता है ये क्या चीज़ है कि तभी वहाँ पर एक बड़ा सा क्रिएचर निकलता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लियांगजियांग को छूने की। और वो हमारे MC पर हमला कर देता है। हमारा MC सोचता है ये मॉन्स्टर तो बहुत खतरनाक लग रहा है कि तभी जियांगली बीच में आ जाती है और कहती है तुम मेरे हस्बैंड के साथ क्या करने वाले हो। वो मॉन्स्टर उन पर पंच से हमला कर देता है लेकिन जियांगली वहाँ पर बैरियर बना लेती है, लेकिन मॉन्स्टर का पंच इतना ताकतवर था कि हमारा MC उसके झटके से ही दीवार पर जाकर टकरा जाता है और तभी जियांगली का बैरियर भी टूट जाता है और वो मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है। फिर हम देखते हैं जहाँ हमारे MC की आंखें जियांगली की गोद में खुलती है। जियांगली कहती है हस्बैंड आपको होश आ गया। MC जल्दी से उठता है और वो गिरने ही वाला होता है कि जियांगली उसे अपने पावर से बचा लेती है। MC सोचता है वो मॉन्स्टर कहाँ है, क्या हम हाईवान स्कूल से बाहर निकल आए। और उस ब्लैक मॉन्स्टर का क्या हुआ। जियांगली कहती है अंदर सही में कुछ पावरफुल था। MC पूछता है क्या वो ब्लैक क्रिएचर बहुत ज़्यादा ताकतवर था, क्या तुम उसे हरा नहीं पाई। जियांगली कहती है अभी मेरी स्पिरिचुअल पावर ज़्यादा नहीं है। और MC को फ़ोन देते हुए कहती है तुमने जैसी वीडियो बनाने को कहा था मैंने बना लिया है। और फिर वो अपने पास से एक फिंगर निकालती है जो उसी मॉन्स्टर की होती है। MC कहता है तुम्हें ये कहाँ से मिली। वो कहती है जब मैं आपके साथ बाहर आ रही थी तब मुझे ये
मिला। एमसी कहता है, तुम इसे कैसे खाने वाली हो? क्या तुम इसे फ्राई करोगी? जियांगली उस उंगली से स्पिरिचुअल सोर्स अब्जॉर्ब करने लगती है और उसके अंदर पावर आने लगती है। तभी जियांगली से कुछ एनर्जी निकलकर एमसी में जाने लगती है। एमसी सोचता है, ये क्या है? ऐसा लग रहा है कि मुझे जो थकान महसूस हो रहा था वो गायब हो गया और ऐसा लगता है कि जियांगली और ताकतवर हो गई है। फिर वो जियांगली से पूछता है, वैसे जियांगली, जब मैं बेहोश हो गया था क्या तब कुछ हुआ था? तुम मुझे बाहर कैसे लाई? और मेरी बॉडी में जो एनर्जी आ रही थी वो क्या थी? जियांगली कहती है, हस्बैंड, वो मेरी एनर्जी है। तभी सुबह होने लगती है और सूरज की रोशनी की वजह से जियांगली जलने लगती है। और इसी के साथ हमारे चैप्टर का एंड होता है। अगर आपको जानने के आगे क्या होने वाला है तो कमेंट में पार्ट 2 लिखना ना भूलना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।